नमस्कार, स्वागत है आपका पक्ष और विपक्ष में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि महंगाई से निपटना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती नहीं है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि नौकरियों का सृजन, समान धन वितरण यानी आर्थिक समानता और देश को विकास के पथ पर ले जाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जब देश आसमान छूती महंगाई से परेशान है, तब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान ने सबको चौंका दिया है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि महंगाई के दबाव सबसे बड़ी चुनौती नहीं, बल्कि नौकरियों का सृजन और आर्थिक समानता का लक्ष्य हासिल करना सरकार का सबसे बड़ा मकसद है। वित्त मंत्री ने इंडो यूएस बिजनेस काउंसिल आइडिया समिट को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ प्राथमिकताएं लाल अक्षरों वाली होती हैं, जिनमें नौकरियों का सृजन, समान धन वितरण यानी आर्थिक समानता और देश को विकास के पथ पर आगे ले जाना इन प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने साफ कहा कि इस लिहाज से देखा जाए तो महंगाई लाल अक्षरों वाली प्राथमिकताओं में शुमार नहीं है। सच्चाई ये है कि खुदरा महंगाई 7.79 तक पहुंची थी, जो जुलाई में 6.71 आ गई है। लेकिन महंगाई दर पर काबू पाने के लिए रिजर्व बैंक को रिवर्स रेपो रेट बढ़ाना पड़ा। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटानी पड़ी, तो गेहूं, चीनी और आटे के निर्यात पर रोक लगाई गई। खाने के तेल के दाम कम करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई। वहीं अगर रोजगार सृजन की बात की जाए तो सभी उम्र वर्ग की बेरोजगारी का आंकड़ा देखा जाए तो अभी बेरोजगारी दर 7.6% है। शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर में कमी भले ही आई हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अगस्त माह में एक साल के अधिकतम स्तर यानी 8.3% हो गई है। पिछले महीने के मुकाबले 20 लाख रोजगार घटे हैं। कहना ना होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही देश की 60% आबादी रहती है और वहां रोजगार सृजन की सीमित संभावनाएं हैं। अगर आर्थिक समानता की बात की जाए तो सवाल ये उठता है कि गरीब और अमीर के बीच खाई लगातार बढ़ती जा रही है। जिस देश का उद्योगपति दुनिया में तीसरे नंबर का अमीर आदमी है, उस देश में 80 करोड़ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री अन्न योजना का राशन कार्ड लेने को मोहताज है। वहीं अगर महंगाई की बात की जाए तो पिछले 3 सालों में प्रति व्यक्ति सालाना आय 1.26 लाख से घटकर 9,155 रुपए पर आ गई है। लेकिन इसी अवधि में एक्साइज ड्यूटी से सरकार की कमाई 2,10,282 से बढ़कर 3,71,908 रुपए हो गई। जाहिर है कि डीजल और पेट्रोल की दरें देश में महंगाई बढ़ने की बड़ी वजह रही हैं और सरकार की इस कमाई का इस्तेमाल कहां हो रहा है, इसे लेकर विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो आर्थिक समानता और देश को विकास के पथ पर ले जाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, लेकिन महंगाई कोई मायने नहीं रखती। इसको हमें समझना होगा। तीन खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो गए, जिनसे हम इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि महंगाई को लेकर जब भी बात की जाती है तो विपक्षी दल ये आरोप लगाते हैं कि क्यों सरकार महंगाई को लेकर बात नहीं करती, बेरोजगारी को लेकर बात नहीं करती। आखिर बड़े मुद्दों के लेकर सरकार अपना पक्ष क्यों नहीं रखती। यहां पर सवाल यह भी उठता है कि अगर बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस को लेकर आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो शॉर्ट टर्म प्रोसेस है वो क्यों नहीं उस तरफ ध्यान दिया जा रहा है। सारी चीजों को समझने की हम कोशिश करेंगे और ये जो चीजें सामने आ रही हैं उसको लेकर इस चर्चा में हम बातों को रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या गंभीरता से इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस जरूर है कि हाँ, एक प्राथमिकता है, आर्थिक समानता को लेकर भी हम इस पर काम करेंगे और सरकार का फोकस रहेगा यहाँ पर। लेकिन क्या महंगाई कोई मायने नहीं रखती। जनता जो जूझ रही है, चाहे दूध, दही, रोटी, दाल हो, इसको लेकर जिस तरह से दाम बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल के जिस तरह से दाम बढ़े हैं, गैस सिलेंडर को लेकर दाम बढ़े हैं, आम जनता जूझ रही, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। लॉन्ग टर्म प्रोसेस को लेकर कि इतने समय तक हमारी प्राथमिकता है कि हम ये काम कर लेंगे, आर्थिक समानता के ऊपर ध्यान देंगे, विकास के ऊपर ध्यान देंगे, लेकिन जो मूल समस्याएं हैं अगर आप उन पर ध्यान नहीं देते तो निश्चित तौर पर समस्याएं खड़ी होती हैं। तीन खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। महेश वर्मा,
प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। और साथ ही 2 और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो खाने के तेल पर, सिलेंडर पर, गैस पर और आम जो चीजें हैं जो जनता से जुड़ी है, जनता के पेट से जुड़ी हैं, उन सभी पर लगभग टैक्स जनता देती है। लेकिन जनता का टैक्स, ये भी सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर जाता कहाँ है। अगर जनता का टैक्स जनता तक नहीं पहुंच पाता, उसको सुविधाएं नहीं मिल पाती, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो फिर अगर सरकारें ये कहती हैं कि हम जनता के लिए हैं, तो निश्चित तौर पर परेशानी खड़ी हो जाती है। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं, जिनसे हम इस सारे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे। महेश वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अश्विनी राणा अर्थशास्त्री के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम पूरे इस घालमेल को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर बार महंगाई पर बात आती, फंसता कहाँ है पेच। अभिमन्यु त्यागी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश वर्मा जी, आर्थिक समानता की बात करेंगे, लेकिन महंगाई का कोई रोल नहीं, महंगाई प्राथमिकताओं में नहीं है, क्या मतलब समझा जाए इसका? आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, आप म्यूट पर हैं शायद। चलिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, हम उसको ठीक कराते हैं। अभिमन्यु जी, बड़ी घटनाएं, बड़ा घटनाक्रम, लेकिन उस पर बात नहीं हो रही। बड़े बड़े मुद्दे रखे जाते हैं, लेकिन अगर वित्त मंत्री इस तरह की बात करती हैं तो इसे कैसे देखा जाए? सबसे पहले रविंद्र जी, आपको और पैनल में मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जी, देखिए, इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, महंगाई, बेरोजगारी लाइलाज समस्या बन गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बताया कि चुनाव कभी इस मुद्दे पर होगा ही नहीं। जो जनता वोट देने जाएगी, वो जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के मन में डाला हुआ हिंदू मुसलमान, इस मुद्दे पर वोट डालेगा, तो उनकी प्राथमिकता वो कभी भी नहीं रह सकती है। और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी जनता के विरोध में काम करती आई है। आज देखिए किस तरह से बेरोजगारी का क्या आलम है कि आत्महत्या तक नौजवान करने लगा है। जो पक्की नौकरी माने जाती थी आर्मी की, ये वहां तक अग्निवीरों की भर्ती करने लगे हैं। इन लोगों की प्राथमिकता महंगाई को कंट्रोल करने की नहीं है। सिलेंडर का रेट आज आसमान पे पहुंच रहा है, पेट्रोल डीजल का रेट आसमान पे पहुंच रहा है। जब बाजार में कोई आदमी घर का सामान लेने जाता है तो जेब में हाथ डालता है तो देखता है कि जेब भी फट गई है। आज आलम यह हो चुका है कि महंगाई रोज की रोज बढ़ती जा रही है, लेकिन आमदनी लगातार घट रही है। अगर आप पिछले 10 सालों का आंकड़ा देखेंगे तो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, महेश वर्मा जी जवाब दीजिए। नहीं बढ़ी है, महंगाई, बेरोजगारी, सबका ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन वित्त मंत्री जी कह रही हैं कि हम आर्थिक समानता की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, लेकिन महंगाई प्राथमिकता नहीं है। ऐसी बातें क्यों की जाती हैं? तभी आज कहीं आप जो आज जिस तरह के हमारे पड़ोसी देशों में हाहाकार मचा हुआ है और विश्वव्यापी, जैसे अब कोरोना काल में जिस तरह से विश्व में महंगाई दरें बढ़ी हैं, या वो विकसित राष्ट्रों को लेकर भी अगर आप बात करेंगे तो हमसे कहीं 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 1000 गुना महंगाई दर जो है आसमान छू रही है विश्व में। और आप इस देश की सबसे बड़ी जो एक दुश्वारी है वो ये है कि 85% रविंद्र जी चीजों को हम आयात करते हैं। इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी है, इसमें ऑयल है, एडिबल ऑयल है, बहुत ऐसे चीज है जो हमारी जरूरत की चीजें जो हम पूरी करते हैं वो आयात के जरिए पूरा करते हैं। विश्व में आज उसको लेकर भी बहुत अभाव है। नहीं, इस बात से तो कोई दो राय नहीं रखता महेश जी, लेकिन सवाल ये भी खड़े किए गए कि जब पेट्रोल डीजल के दाम या बाहर से आयात करने वाले तेल के दाम घटते हैं तो सरकारें क्यों नहीं घटाती? देखिए, सरकार के साथ जो है ना आज दुश्वारी ये नहीं है जो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, सरकार के साथ दुश्वारी नहीं है सर, जनता के साथ दिक्कत है। नहीं, मैं सरकार के साथ ये दुश्वारी नहीं है जो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सरकार घटा क्यों नहीं रही है, बढ़ा क्यों रही है। ये एक जो हमारा जिस तरह का हमें एक हमारी जरूरत है देश की, आज की डेट में अगर हम आर्थिक विषमता को सामने रख के बात करें, जिस तरह से रोजी रोजगार लोगों की खत्म हुई कोरोना काल में, जिस तरह से हमें पैकेज हमने दिया 21 लाख करोड़ का, जिस तरह से हमने कृषि सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्टअप किया, अगर ये सारी योजनाओं को, इन सारी जो हमारी योजनाएं हैं, या वो सोशल सिक्योरिटी का हो, या वो किसान से जुड़ा हुआ हो, या किसी भी तरह से
व्यापारियों को एक मुश्त जो हमने आत्मनिर्भर भारत की जो योजना पेशकश करी, तो अगर हमने उसको कहीं बचाया है तो निश्चित रूप से ये जन भागीदारी की वजह से बचाया है। इसमें लोगों का पब्लिक का इसका लग रहा है मुझे जवाब अश्विनी राणा जी बेहतर दे पाएंगे। अश्विनी जी, विपक्ष का आरोप है, और अगर जिस तरह से हमने वित्त मंत्री को सुना, उन्होंने कहा कि आर्थिक समानता और देश को विकास के पथ पर ले जाना सरकार की पहली प्राथमिकता है, और महंगाई को उस तरह से जोड़कर नहीं देखा जा रहा। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? कितना सही है महेश वर्मा जी? देखिए कि हर सरकार की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। अगर हम 2 दिन पहले की घटना देखते हैं तो ब्रिटेन की बहुत प्रधानमंत्री उन्होंने पदभार संभाला। उन्होंने पदभार संभालते ही कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि महंगाई को ऊपर रोक लगाए, और वहाँ जो विद्युत संकट है उसके बारे में उन्होंने अपनी प्रायोरिटी सेट की। हमारे देश के मुख्यमंत्री कह रही है हमारी प्रायोरिटी विकास है, तो मुझे लगता है आपत्ति नहीं है। ये आज महंगाई तो है तो पूरा वैश्विक आधार पर है, हमारे ही देश में नहीं है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे महंगाई बढ़ती जा रही है, मैं पॉलिटिकल राजनीति, लेकिन मैं उनकी जानकारी के मुताबिक 2013 में 11% की महंगाई दर। आपकी आवाज थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है, जिस वजह से हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। कोशिश करते हैं हम उसको सही कराने की। अभिमन्यु जी, कोरोना काल से लेकर कई जो मुसीबतें हैं, कई परेशानियां जो है पूरी दुनिया ने झेली, भारत सहित, लेकिन भारत ने कहीं ना कहीं चीजों को कंट्रोल करके रखा है, ये कहना चाह रहे हैं महेश वर्मा जी। तो ऐसे में अगर आप दोषारोपण करेंगे तो सरकार का दोष नहीं है, सरकार हर चीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। देखिए, सरकार तो झूठे आंकड़े भी पेश करती है। जिस तरह से जो मझोले उद्योग हैं, एमएसएमई उद्योग है, जो जिस तरह से बंद हुए हैं, तकरीबन 1 लाख तो उत्तर प्रदेश में बंद हो गए, जिसका खामियाजा ये हुआ कि करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों का रोजगार खत्म हो गया। इनकी नीति कभी भी उद्योगों के प्रति सफल नहीं हो पाई है। इनकी नीति छोटे दुकानदारों के प्रति कभी भी सफल नहीं हो पाई है। नौजवानों को रोजगार देने की जब बात आती है तो हमेशा देखने में आता है कि क्वेश्चन पेपर ही लीक हो गया। अभी सेंट्रल ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का जो आंकड़ा आया है उसमें 8.3% का जो आंकड़ा दिया गया बेरोजगारी दर का, और 20 लाख रोजगार जुलाई से अगस्त में घट गए हैं। तो इनके पास ये तो सरकारी आंकड़ा है। अच्छा हुआ ये किसी दल का बनाया हुआ नहीं है, किसी मीडिया हाउस का बनाया हुआ नहीं है। इनके पास नए रोजगार सृजन करने की कोई नीति नहीं है। और देखिए, जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक रोजगार नए सृजित नहीं किए जा सकते हैं। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े जुमलों से सरकार नहीं चलेगी। जब तक पेट में रोटी नहीं जाएगी तब तक नौजवान और देश आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, बातें करने से कुछ नहीं होगा। हम भले ही ये कहें, हम देश को एक सपना दिखाएं कि हम 2027, 2050 और इतने सालों में ये कर देंगे, लेकिन वर्तमान में जिस तरह की परेशानियों से जनता जूझ रही है उस पर भी तो आपको अमल करना होगा। ये किसका कर्तव्य है? और ऐसे में अगर वहां पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो परेशानियां खड़ी होंगी। आम जनता को यह है कि वो अपना पेट भरना है, और अगर उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? और रोजगार किस तरह से मुहैया कराए जा रहे हैं इसको भी हमें समझना होगा। सरकारी नौकरियां जारी हैं, पेपर लीक के लिए जिस तरह से बात की गई उसको लेकर कोई जवाबदेही तो तय होनी चाहिए कम से कम, लेकिन इस पर जवाबदेही से क्यों बचा जाता है? आरोप तो बहुत सारे लगते हैं, हम आरोपों पर नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन जो सच्चाई, जो आंकड़े सामने आते हैं कि सरकार की कमाई बढ़ी है लेकिन जनता का जो पेट है, जनता वो कहीं से भी नहीं भर रहा है। मुश्किल हालात उसके सामने पैदा होते चले जा रहे हैं। तो अगर सरकार की कमाई बढ़ रही है तो फिर उनके हालात क्यों नहीं काबू में आ रहे हैं? क्यों बेरोजगारी बढ़ती जा रही है? इसको लेकर क्यों सरकारी नौकरियां जा रही हैं, ये भी कहा जा रहा है। और पेपर लीक का भी उन्होंने सवाल उठाया। तो जब सरकारी नौकरियां मिलेंगी नहीं तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। महेश्वर में जी, आवाज आ रही है आप तक? हाँ, आवाज आपकी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर सरकार की आमदनी बढ़ती है तो जनता को राहत क्यों नहीं मिलती? जनता को राहत तो हर हाल में देने की कोशिश है। मैंने वही कहा कि अगर एक सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, दूध दही रोटी महंगी हो गई, तो जनता को राहत कहाँ है? देखिए, इसमें सबकी लीची है। कोई कहीं किसी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई कहीं किसी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है। कुछ राज्य सरकारों की भी एक दुश्वारियां हैं, वो अपने
जो वैट है वो पेट्रोलियम से कम नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र सरकार तो लगातार 2 बार से एक्साइज ड्यूटी कम किया, जो कि लगभग अब 14 रुपए के आसपास घट गया। इसको भी कहीं ध्यान में रखना होगा कि केंद्र सरकार की जो राज्य सरकारें तो ये कहती हैं कि जीएसटी का पैसा वापस ही नहीं मिलता राज्य सरकार को। जीएसटी का तो पेट्रोलियम पे तो जीएसटी लेती नहीं है ना केंद्र सरकार। हाँ, नहीं, राज्य सरकारों की बात की कि कई चीजें होती हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं आप जीएसटी लगा दीजिए पेट्रोल डीजल पर। नहीं, वो एक प्रपोजल तो इसको जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया जा रहा? हाँ, वित्त मंत्री जी ने यही प्रपोजल पीछे लखनऊ में रखा था कि उसमें आप जो है पूरे देश में एक का जो है टैक्स होना चाहिए, ताकि जो एक असमानता भी है कि कहीं 120 रुपये बेचा जा रहा है तो कहीं 90 रुपये बेचा जा रहा है। ये भी कहीं ना कहीं सामने रख के रविंद्र जी बात करनी होगी। और इसमें विशेष रूप से जो कांग्रेसी शासित राज्य हैं उनकी तो इसमें मतलब 2 चेहरे दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस विरोध कर रही है, दूसरी तरफ जो है सबसे महंगा अगर कहीं डीजल और पेट्रोल बेचा जा रहा है तो वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बेचा जा रहा है, झारखंड में बेचा जा रहा है। तो ये इस तरह की सोच और इस तरह की ठीक। अभिमन्यु जी महेश वर्मा जी कह रहे हैं कि बीजेपी शासित जो राज्य है वहां पर तो पेट्रोल डीजल या महंगाई को लेकर सोचा जा रहा है, लेकिन कम से कम आप लोग भी सोच लीजिए जहां जहां आपकी सरकार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ गुमराह करना है। आप भाजपा के जो प्रवक्ता जी हैं उनके साथ अगर जाएंगे रिलायंस के पेट्रोल पंप पर तो पेट्रोल और डीजल 5 से 7 रुपए महंगा हर प्रदेश में बिक रहा है। इंडिया ओएनजीसी जो कंपनी है जो भारतीय तेल खरीदती है, उसके साथ में सरकार ने रिलायंस को भी अधिकार दिया हुआ है कि वो भारतीय तेल खरीदे। और रिलायंस क्या काम कर रही है? रिफाइंड कर तेल को दूसरे देशों में बेच रही है। और ये काम कौन करेगा? तेल को इंपोर्ट कौन करता है? सब लोग जानते हैं, केंद्र सरकार के अधीन है। ये कब तक जुमलेबाजी की बात करेंगे? आप एक देश एक टैक्स की बात करते थे, आप लागू कीजिए ना पूरे देश में। आप कब तक विपक्ष पर तोहमत लगाते रहेंगे? कब तक कांग्रेस पार्टी पे तोहमत लगाते रहेंगे? देखिए, इनकी सरकार हमेशा से जनता विरोधी रही है। आज गन्ने का जो किसान है, गन्ने का पेमेंट तक नहीं हुआ, वो कर्जे में अपना खर्चा चला रहा है। लोगों ने देखा किस तरह से इनकी सरकार ने कहा कि हम किसानों को बिजली देंगे, लेकिन किसानों के पास बिजली भी नहीं है। पंप सेट जो चल रहा है, आप ये जानिए 4 एकड़ में 40 लीटर डीजल एक बारी में खर्च हो रहा है। खपत इतनी आ रही है, उसका खर्चा कहां से मिलेगा? लगातार जो धान का किसान है 1200-1400 रुपए कुंटल से ऊपर धान नहीं जा रहा है, और बाजार में चावल हर बार 5 रुपए से 10 रुपए महंगा बिकता है। सीधी सी बात यह है कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस पे तो बात की जा रही है कि हम एक लंबे समय की अवधि में ये काम करेंगे, लेकिन पास की जो चीजें उसको देखा नहीं जा रहा। इन सब चीजों का क्या मतलब निकाला जाए? जनता को जो प्रथम दृष्टया जरूरत है वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं, वो महंगी होती चली जा रही हैं, लेकिन आप लंबी दूरी की बात कर रहे हैं कि इतने समय तक हम ये कर लेंगे। ये सवाल मेरे से है रविंदर जी? जी। आपकी बात मुझे, चूंकि आप जब सवाल कर रहे थे तो बीच में हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे, आप फिर से वो दोहरा दीजिए। वो कह रहे हैं कि हर चीज में महंगाई बढ़ी है, चाहे किसान हो, किसानों को भी नहीं मिल पाया। लेकिन हमारा सवाल यह है कि हम लंबे समय के लिए तो बात कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं, वो तो जस का तस होता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। हर सरकार आती विकास करती है, लेकिन वर्तमान की जो परिस्थितियां उनसे निपटने के प्रयास या उन पर कोई सही जवाब क्यों नहीं मिल पा रहा? देखिए, हमारे सामने जो रविंदर जी जो चुनौती थी, जब हम 2014 में सरकार में आए थे तो इस देश को दोनों हाथ से लूटा गया था। इस देश में कुछ बचा नहीं था, हमारी खोखली अर्थव्यवस्था मिली थी। और आप ये समझ लीजिए उस समय के अभी भी कांड आप याद करिए भ्रष्टाचार के जो है, उसमें अभी भी जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह की चीजें सामने आई और जिस तरह से देश को जो है आकंठ डुबा के और एक तरह से बर्बाद किया गया। और उसके बाद हम लगातार इस कोशिश में रहे कि हम देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाएं। दुर्भाग्यवश जो है स्थिति इतनी खराब निकली कि आज 2019 से लेकर आज 2022 के बीच में हम 3 साल कोरोना का वो दंश झेल रहे हैं, जिसमें जब कोरोना आया तो इस देश में एक लेबोरेटरीज थी। हमारे पास 135 करोड़ आबादी की जान बचाने की चुनौती थी। हमारे जो बीपीएल कैटेगरी की जो फैमिली थी 30%, उनको भोजन देने की चुनौती थी। हमारे पास जो है रोजी रोजगार जो है 135 करोड़ लोगों में जो रोजी रोजगार की एक समस्या खड़ी होती,
उसको लेकर हम किस तरह से तो अच्छा रोजगार कहाँ व्यवस्था मिल सका करते हैं। सर? सवाल तो ये है ना, ये नहीं है रोजगार कि डेंट नहीं हुआ है, डैमेज नहीं हुआ है, रोजगार मिला लेकिन कहाँ? सवाल यह है कि इस तरह का मैनेजमेंट भी हुआ है कि आपको दोहरी मतलब एक दोहरी चुनौती थी, जिसको हमने कहीं ना कहीं उसको अच्छे से निभाया भी और देश की जनता ने उसको जी। सराहा भी। अभिमन्यु जी देश की कुछ जनता कहना के चाह रहे हैं? जनतंत्र और अभिमन्यु जी सवाल लोकतंत्र पूछना की चाह रहे हैं जी। सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है ठीक है, किसी भी फिर सरकार और अश्विनी जी के सत्ता पास पक्ष जाना पार्टी जी। की। अभिमन्यु जी देखिए, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, तब भारत 30 नंबर की अर्थव्यवस्था रही थी। ठीक। उस दौरान 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते थे, और अब खुद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन देते हैं, और खुले मन से कहते हैं, इनको शर्म नहीं आती है, ये फर्जी बातें करते हैं। अरे आप रोजगार कैसे बढ़ा रहे हैं, आप ये बताइए ना, जब नौकरियां निकल ही नहीं रही है। रेलवे में हर साल 2.5 लाख नौकरियां निकलती रहती थी, आप बताइए कितनी नौकरियां निकल रही हैं। अश्विनी राणा, ठीक है, अश्विनी राणा जी बेहतर जवाब दे पाए। अश्विनी राणा जी लगाना चालू कर देता वर्तमान है। स्थिति क्या है? अगर हम सरकारों की भी बात कर लें, जिस तरह से अभिमन्यु आरोप लगा रहे हैं कि उस समय हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन गए थे, तो वर्तमान में कहाँ ठहर रहे हैं हम? महेश वर्मा जी की बातों से हम सहमत हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब उसमें कोई रुकावट आई है क्या? नहीं, 10वीं ये तीसरी कह रहे हैं, 10वें और 11वें नंबर पर देश की अर्थव्यवस्था थी आज से 10 साल पहले। आज वो विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है, तो वो ऐसी तो नहीं बन गई है। महंगाई है, महंगाई पूरे विश्व में है, उसका इम्पैक्ट है, सरकार उस पर काम कर रही है मुझे लगता है। और विकास अगर होगा तो विकास के साथ लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और जो है लोगों नहीं, को कब मिलेगा सर? हमें रोटी आज खानी है तो हम उसके लिए इंतजार करें 8 साल 5 साल? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि विकास की बात जो है तो लॉन्ग टर्म की बात नहीं है, आज की बात। लेकिन सरकार को महंगाई के ऊपर भी चिंता करनी चाहिए, और सरकार कुछ कदम उठाती है। अब आरबीआई ने 2-3 बार रेपो रेट चेंज कर दिए, पेट्रोल के कम किए, लेकिन उसके साथ साथ तो यही बात तो कही जा रही है कि महंगाई प्राथमिकता नहीं है, आर्थिक समानता प्राथमिकता है। तो अगर आर्थिक समानता की हम बात करेंगे तो क्या महंगाई उसमें नहीं आती है? नहीं, मुझे लगता है कि हम अगर सिर्फ महंगाई को लेकर बैठे रहेंगे तो हम विकास के पीछे हो जाएंगे। तो लेकिन अगर हम विकास को लेकर बैठेंगे तो वर्तमान की स्थिति तो गड़बड़ा जाएगी। नहीं, विकास कोई आगे की बात नहीं है, आज भी तो विकास चाहिए ना। आज भी विकास होगा तो विकास के साथ ही रोजगार आएगा, और रोजगार के साथ ही लोगों को खर्च करने की पावर बढ़ेगी। महेश जी जल्दी अपनी बात रख दीजिए। महेश जी, देखिए रविंद्र जी, जो बात हमारे अश्विनी राणा साहब कह रहे हैं उससे मैं 100% इसलिए भी सहमत हूँ कि ये एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों को चलना चाहिए। महंगाई भी रुकनी चाहिए और विकास भी होनी चाहिए। ठीक है। सवाल ये है कि अगर आप विकास नहीं करेंगे तो आप उस चीज को कैसे अचीव करेंगे जो आपके सामने। सवाल ये नहीं है सर, सवाल ये है कि इससे पहले की सरकारों ने भी विकास किया, लेकिन कभी इस तरह की बातें नहीं करी जिस तरह की बातें यहाँ पर की जा रही हैं। खैर, चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे और इस विषय पर और भी कई बार मुद्दे आ चुके हैं और अब फिर मुद्दा लेकर आएंगे, क्योंकि महंगाई को लेकर, जनता के हितों को लेकर हम हमेशा बातचीत करते रहते हैं एक मंच पर, और पक्ष विपक्ष दोनों को सुनने की कोशिश करते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना